हम लोग वायुमंडल में पाए जाने वाले तापमान के बारे में अध्ययन कर रहे थे। यानी कि हमारी पृथ्वी पर सूर्य से जो ताप प्राप्त होता है, जो कि इंसोलेशन प्राप्त होता है और वो तापमान में बदल जाता है, और हम उसी का अध्ययन कर रहे थे। तो इसी कड़ी में हम आइए देखते हैं कि आगे हमारे कुछ और ही टेक्निकल पॉइंट हैं जिनका हम अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं। जैसे कि हमारा है एक तापमान का व्युत्क्रमण, यानी कि तापमान प्रतिलोमन या इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। अब दोस्तों हम तापमान का प्रतिलोमन यानी तापमान का इन्वर्जन को इस तरह से जान सकते हैं कि हमारी ये पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर हमारा वायुमंडल है। वायुमंडल के परत है जिसे हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। क्षोभ मंडल यानी कि ये हमारी ट्रोपोस्फीयर परत है, और इस ट्रोपोस्फीयर में नीचे से ऊपर जाने पर तापमान में ह्रास होता है और ये 57 डिग्री माइनस तक पहुंच जाता है। ये 57 डिग्री सेल्सियस तक हमारा तापमान क्षोभ सीमा के ऊपरी सीमा तक पहुंच जाता है। यानी कि ये लगभग औसत 13 किलोमीटर होती है, और इसे हम अध्ययन कर चुके हैं कि ये ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर ये लगभग 18 किलोमीटर तक होती है, और कहीं कहीं ये 19 किलोमीटर तक होती है। वो गर्मी जहाँ पर जैसे ही तापमान होता है वैसे ही ये क्षोभ सीमा ऊपर उठ जाती है। तो दोस्तों इस पर ऊपर जाने पर तापमान मिलता है, लेकिन जब इसी क्षेत्र में ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता है तो हम इसे तापमान का प्रतिलोमन यानी कि इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। और ये तापमान का प्रतिलोमन कब होगा, यानी कि हमारी इस पृथ्वी पर वायु है, यानी कि ये वायुमंडल है, और वायुमंडल में जब कभी कोई इस तरीके की बी आकार की घाटी बनती है, यानी कि दोस्तों आप इधर जब उठाएं तो इधर माइनस का और इधर उठाएं तो प्लस का, तो ये बीच में जब घाटी बन जाती है तो इसी से आप समझ जाइए कि हमारी इस घाटी पर यहाँ से जब कोई ठंडी हवा नीचे की तरफ बहती है और इधर से भी बहेगी नीचे की तरफ, तो यहाँ घाटी के अंदर जो भी गर्म हवा होगी उस गर्म हवा को ऊपर जाने के लिए रास्ता मिलेगा। यानी कि ये गर्म हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी और ये ठंडी हवा दोनों तरफ से नीचे आएगी। तो ये जब हवा नीचे आएगी और ये इसके ऊपर ये गर्म हवा ऊपर उठ जाएगी, तो इस हवा का टेम्परेचर इस हवा से अधिक है, या तो ही तापमान प्रतिलोमन कहते हैं। और ये संवहन तरंगों द्वारा भी होता है। एक तो ये घाटियों द्वारा होता है और दूसरा मैदानी भागों में ये संवहन तरंगों द्वारा होता है। यानी मैदानी भाग में जब कोई हवा गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है तो उसकी जगह लेने के लिए ठंडी हवा इधर उधर से आ जाती है, और जब ठंडी हवा नीचे होती है और गर्म हवा ऊपर होती है तो यहाँ पर कोहरा गिरता है, जिससे कि वायुमंडल में दृश्यता कम हो जाती है। तो दोस्तों ये सर्दियों की रातें जब लंबी होती हैं, उन लंबी रातों में भी पृथ्वी का ये तापमान जो है वो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के द्वारा बहुत ज़्यादा निकल जाता है ऊपर, और नीचे तापमान कम हो जाता है और ऊपर तापमान अधिक हो जाता है। तो ताप विलोमता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब भी यहाँ कोहरा गिरता है। यानी कि जहाँ जहाँ ताप विलोमता होगा वहाँ कोहरा गिरेगा। यानी कि ये कोहरा गिरता है और इस कोहरे में चलने में यातायात में बाधा होती है, और वायुमंडल में जो हमारी दृश्यता है यानी कि मनुष्य जो आँख से देख सकता है उसमें कमी आ जाती है। इसलिए कोहरे में बहुत ही यातायात में एक्सीडेंट जैसी घटनाएं होती हैं। तो अगला है हमारा तापमान विसंगति। ये तापमान विसंगति को हम ऐसे जानते हैं कि जैसे हमारी पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं खिंची हुई हैं, और इन अक्षांश रेखाओं के सहारे ही पृथ्वी को ताप मिलता है। यानी कि ये हमारी पृथ्वी पर अगर कोई 0 डिग्री की विषुवत रेखा है, जिसे हम विषुवत वृत्त मानते हैं, विषुवत वृत्त मान लेते हैं, और इस 0 डिग्री पर जब सूर्य सीधा वर्टिकल होगा तो यहाँ पर अधिक तापमान मिलेगा, और यही सूरज जब 23 अंश उत्तर में हटेगा तो यहाँ पर अधिक तापमान मिलेगा, और ये 23 अंश दक्षिण में हटेगा तो यहाँ पर अधिक तापमान
मान मिलेगा। क्योंकि दोस्तों हम अध्ययन कर चुके हैं कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल मंडल अधिक है और दक्षिणी गोलार्ध में जल मंडल अधिक है। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल मंडल अधिक होने के कारण ही उत्तरी गोलार्ध में तापमान विसंगति अधिक पाई जाती है, क्योंकि सागरों में लगभग एक अक्षांश पर जो औसत तापमान है वो हर जगह वही बराबर रहता है, इसमें बहुत ही कम विसंगति होती है। लेकिन ये सागरों से जैसे ही कहीं पर स्थल भाग पर जब ये तापमान रेखाएं पहुंचती हैं तो ये अपने दूसरे अक्षांश की तरफ मुड़ जाती हैं और इसी तापमान यानी कि आइसोथर्म लाइनों में जो बदलाव आता है उसी को ही तापमान विसंगति कहते हैं। वो तापमान विसंगति के कारण ही आइसोथर्मों में बदलाव आता है और ये सागरों से स्थलों पर जैसे ही आती हैं वैसे ही ये विसंगति की वजह से ऊपर या नीचे की तरफ हट जाती हैं और ये विसंगति उत्तरी गोलार्ध में अधिक है और दक्षिणी गोलार्ध में कम है। तो दोस्तों अगला हमारा एक पॉइंट है रुद्धोष्म यानी एडियाबाइटिक ताप परिवर्तन। तो हम जानते हैं कि हमारे इस वायुमंडल में जब हम क्षोभ मंडल में नीचे से ऊपर के लिए उठते हैं तो इस उठने पर 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। तो इस कमी को ही हम जनरल यानी कि लैप्स रेट कहते हैं, यानी कि सामान्य ताप ह्रास दर जनरल टेम्परेचर लैप्स रेट के नाम से जानते हैं। और ये सामान्य ताप ह्रास दर होती है। लेकिन दोस्तों ये रुद्धोष्म एडियाबाइटिक ताप परिवर्तन यानी कि ये रुद्धोष्म टेम्परेचर लैप्स रेट होता है। इसमें तापमान में परिवर्तन ऊंचाई के अनुसार अलग होता है, यानी कि ये परिवर्तन हर जगह एक सा ही नहीं होता है, इसमें कहीं कहीं पर अलग होता है। और ये परिवर्तन जब होता है कि जब हमारी पृथ्वी पर सनातन यानी कि जो संवाहन तरंगे ऊपर के लिए उठती हैं। तो ये एडियाबाइटिक ताप परिवर्तन दो प्रकार का होता है, एक ड्राई एडियाबाइटिक ताप परिवर्तन यानी शुष्क रुद्धोष्म ताप परिवर्तन, दूसरा आर्द्र रुद्धोष्म ताप परिवर्तन। ये शुष्क और आर्द्र रुद्धोष्म ताप परिवर्तन को हम इस तरह से समझते हैं कि जैसे हमारी इस पृथ्वी पर कोई एयर मास है, यानी हमारे अर्थ सरफेस पर कोई एयर मास है, यानी कि हमारे अर्थ सरफेस पर की ये हवा गर्म होकर जब ऊपर उठती है तो इसमें पाई जाने वाली सापेक्षिक आर्द्रता घटती जाती है। तो इस हवा में जब ऊपर की तरफ ये उठती है यानी कि संवाहन तरंगें चलती हैं, संवाहन तरंगें जब ऊपर के लिए उठती हैं और इन संवाहन तरंगों के उठने से ये जो हवा शुष्क हवा होती है, तो ये शुष्क हवा में जो तापमान ह्रास होता है उसकी दर लगभग 1000 मीटर पर 10 डिग्री सेल्सियस होती है, यानी 1000 मीटर पर 10 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। तो इस कमी को हम शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर के नाम से जानते हैं। और जब ये हवा ऊपर उठते हुए माना कि कहीं ऊंचाई पर जाकर कुछ ऊंचाई पर जाकर ये हवा पूर्णतया सैचुरेटेड हो जाती है, यानी कि पूर्ण संतृप्त हवा हो जाती है। पूर्ण संतृप्त हो जाती है। और ये संतृप्त कैसे होती है, क्योंकि हवा में रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी सापेक्ष आर्द्रता पाई जाती है। और जब ये सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाती है, यानी कि जब ये सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाती है तो हवा आर्द्र हो जाती है। और इस आर्द्र हवा में अब घटने की जो तापमान ह्रास की दर है वो बहुत ही कम हो जाती है। और इस तापमान की कमी को यानी इस तापमान के ह्रास को ही आर्द्र रुद्धोष्म ताप परिवर्तन के नाम से जानते हैं, यानी हम इसे वेट एडियाबाइटिक ताप
लैप्स रेट यानी बेड एडियाबाइटिक टेम्परेचर लैप्स रेट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये इसलिए होता है कि जो हवा है उसमें ना तो बाहर से तापमान आता है और ना ही इसमें तापमान कहीं से प्राप्त करती है और ना ही इसका तापमान कहीं को जाता है। लेकिन ये जब संवहन तरंगों द्वारा ऊपर उठती है तो इसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। उस आयतन में वृद्धि के फलस्वरूप ही इसके तापमान में कमी होती है और जैसे इसके तापमान में कमी होती है जैसे ही इसमें सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है और ये सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ने से ये जब 100% सापेक्षिक आर्द्रता हो जाती है तो ये पूर्णतया सैचुरेटेड हो जाती है और सैचुरेटेड में ये हवा पूर्णतया नम हवा होती है। उस नम हवा का जो घटने की दर है वो 1000 पर केवल 5 सेंटीग्रेड की होती है, यानी कि इसकी दर जो है वो 5 सेंटीग्रेड की होती है। तो इसे ही रुद्धोष्म या एडियाबाइटिक ताप परिवर्तन कहते हैं। और ये ताप परिवर्तन जो है मुख्य रूप से हवा के आयतन में जो वृद्धि होती है या हवा के आयतन में जो कमी होती है उसके कारण इसमें जो है वो परिवर्तन होता है। अब हम साथ में ही अनावेटिक और कैटावेटिक पवनों के बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारी हवाएं जब घाटी में उतरती हैं तो इन उतरने वाली हवाओं को कैटावेटिक पवन कहते हैं। जैसे कि किसी पहाड़ी से यदि हवाएं नीचे उतर रही हैं तो ये हवाएं कैटावेटिक पवन के नाम से जानी जाती हैं, यानी ये कैटावेटिक विंड होती हैं। ये हवाएं कैटावेटिक विंड होती हैं जो ऊपर से नीचे के लिए उतरती हैं। तो इस उतरने में इनके आयतन में कमी आती है और जब आयतन में कमी होगी तो इनका तापमान बढ़ेगा और इनके तापमान में जो वृद्धि होती है वो वृद्धि भी हमारी एडियाबाइटिक ताप परिवर्तन के अंतर्गत आती है। वहीं जब ये हवाएं इधर से चढ़ती हैं ऊपर के लिए तो हम इन्हें अनावेटिक विंड के नाम से जानते हैं। और ये अनावेटिक विंड जब ऊपर के लिए उठती हैं तो इनका तापमान जो है वो कम होता है और जैसे ही तापमान कम होगा तो इनमें सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ती है। तो सापेक्षिक आर्द्रता जब बढ़ती है तो इस साइड में ये बारिश करती हैं और बारिश करने की संभावना बनी ही रहती है। और इस साइड में जब उतरती हैं तो इस साइड में उतरने पर यदि यहाँ ठंडा मौसम है तो मौसम गर्म हो जाता है और अगर यहाँ पर बर्फ़ जमा है तो बर्फ़ पिघल जाता है। ये हमारे संसार में कई हवाएं हैं जो पर्वतों से उतरकर बर्फ़ को पिघलती हैं जिन्हें कि बर्फ़ हवाएं कहते हैं। जैसे कि मिस्टल और फान नाम की हवाएं जो कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका में चलती हैं। तो दोस्तों इसके बाद में हमारा एक अध्ययन आता है उष्माद्वीप। और उष्माद्वीप के बारे में हम इस तरह से समझते हैं कि हमारे संसार में मनुष्य ने बहुत ही प्रगति कर ली है और बहुत ही बड़े बड़े नगरों का विकास किया है और इन नगरों में बहुत ही बहुमंजिला इमारतें हैं। तो इन बहुमंजिला इमारतों और सड़कों और कारखानों की वजह से इन जो क्षेत्रों का तापमान है जो बहुत ही बढ़ जाता है। और इस नगर का तापमान जब बहुत बढ़ जाता है तो इस नगर के तापमान के ऊपर एक उष्माद्वीप का निर्माण हो जाता है, यानी कि यहाँ की उष्मा आसपास की उष्मा से अधिक हो जाती है और ये उष्माद्वीप के रूप में बन जाती है। और ये उष्मा की वजह से ही इधर जो है हमारे मैदानी क्षेत्र होते हैं, यानी कि ये जो देहात होती है ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उन ग्रामीण क्षेत्रों से हवाएं नगर की तरफ चलने लगती हैं और इस यहाँ जब आती हैं तो वो ऊपर उठ जाती हैं और ऊपर उठकर इधर एक शैल का निर्माण कर लेती हैं। तो दोस्तों ये जो है वो हमारे नगरों में पाए जाने वाला उष्माद्वीप है।